कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, जो है हमारा विषय है समकालीन विश्व में सुरक्षा। वर्तमान में जो विश्व है उसमें सुरक्षा के मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो जब भी कभी सुरक्षा की बात हमारे सामने आती है, सुरक्षा शब्द जो है, सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे कानों में पड़ता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम ये सब जानते हैं, हम सुरक्षा के बारे में जानते हैं। पर क्या वाकई में हम इसके बारे में जानते हैं? गौर करने वाली बात है। जब भी कभी सुरक्षा की बात होती है तो बड़ा गंभीर विषय बना दिया जाता है। अक्सर किसी बात पर बहस को रोकने के लिए सुरक्षा शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि ये देश की सुरक्षा के लिए जो है आवश्यक नहीं है, इस पर बात नहीं हो सकती, इस पर चर्चा नहीं हो सकती। या कई बार हमने मूवी में देखा होगा कि सुरक्षा को बहुत गहन तरीके से, गुप्त तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। जब देश की सुरक्षा की बात है तो बहुत गुप्त तरीके से सारी गतिविधियां चलती हैं। पर क्या इसको इतना गुप्त रखा जा सकता है? लोकतंत्र में ये सब संभव नहीं है और लोगों को ये जानने का अधिकार है कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो देश हित के लिए, सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि सुरक्षा क्या है। ठीक है, तो सुरक्षा की जब बात करते हैं तो सुरक्षा का मोटा मोटा जो अर्थ है, बहुत विवादास्पद अर्थ है, और भी अर्थ हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि सुरक्षा का अर्थ है खतरे से आज़ादी। अब खतरे से आज़ादी भी एक बड़ा व्यापक शब्द है। खतरे से आज़ादी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हर तरह से खतरा होता है व्यक्ति को, तो हमने घर से बाहर पैर रखा नहीं, खतरा पैदा हो गया, है ना। तो हर तरह के खतरे से हमें बाहर निकले तो एक्सीडेंट का खतरा हो गया, किसी द्वारा मार देने का खतरा हो गया, हमारे पैसे चोरी होने का खतरा हो गया। तो ये इतना व्यापक अर्थ अगर हम लेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि राजनीति विज्ञान में इसका अध्ययन कर सकें। तो जो इसका सुरक्षा के ऊपर जो अध्ययन करते हैं उनका मानना है कि केवल केंद्रीय मूल्यों को ही इसमें शामिल किया जाना चाहिए जो खतरे से संबंधित है। तो केंद्रीय मूल्यों की जो हम बात करते हैं तो कौन से केंद्रीय मूल्य? सबसे पहले अपन ये बात करते हैं केंद्रीय मूल्यों को जिनसे खतरा हो उनका हम अध्ययन करेंगे। तो केंद्रीय मूल्य कौन से हैं? किसी सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मूल्य, स्त्री पुरुष के केंद्रीय मूल्य, या किसी देश के केंद्रीय मूल्य। ये भी फिर बड़ा लंबा चौड़ा गोल घुमावदार प्रश्न है, पर फिर भी हम जो आधारभूत मूल्य हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उनके बारे में लेकर बात करेंगे। तो इसके अलग अलग धारणाएं हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पारंपरिक धारणा। खतरे की जो पारंपरिक धारणा है, सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए पारंपरिक धारणा में बाहरी सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं सैन्य खतरे को जो है प्रमुखता दी जाती है। पारंपरिक धारणा के अंतर्गत किसी देश को दूसरे देश के आक्रमण से खतरा होता है और वही उसकी सुरक्षा के लिए खतरा होता है। ये लोग मानते हैं कि बाह्य आक्रमण से जब कोई देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करेगा तभी जो है खतरा उत्पन्न होता है या सुरक्षा की समस्या पैदा होती है। ठीक है, अब इसके स्रोत कौन कौन है? तो स्रोत होता है इसका दूसरा देश जो आक्रमण की धमकी के द्वारा उस देश की संप्रभुता को, स्वतंत्रता को, अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और व्यक्ति से यह देश सहम जाता है कि अगर इसने आक्रमण कर दिया तो हमारा जो है संप्रभुता, एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को खतरा पहुंचेगा। तो ये मूल्य जो हैं, ये केंद्रीय मूल्य, स्वतंत्रता, अखंडता, है ना, संप्रभुता, इनको जिनसे खतरा होता है ये पारंपरिक धारणा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई देश किसी देश पर आक्रमण करेगा तो सिर्फ उस देश का ही नुकसान होगा। भाई जिस पर आक्रमण करेगा उसके नागरिक भी तो हताहत होंगे, आम नागरिक भी तो होंगे। कई बार हमने देखा है हजारों की संख्या में जब सैनिक मरते हैं और आम नागरिक भी। आप उदाहरण उठा लें जो अमेरिका ने इराक पर कार्रवाई की थी, तो वहाँ पर सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक भी बहुत बड़ी संख्या में मारे गए थे। तो आम नागरिक भी इससे प्रभावित होते हैं। अगर बाहरी आक्रमण होता है तो सिर्फ सरकार नहीं, देश नहीं, आम नागरिक भी जो है इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, आम नागरिकों को भी खतरा होता है। अब कहते हैं कि भाई ठीक है, ये बाहरी आक्रमण से खतरा है, तो इसके उपाय क्या है कि इस खतरे से निपटा जा सके या इस खतरे को नष्ट किया जा सके। तो उसके कुछ विकल्प हैं, जो 2-3 विकल्प हैं, 4 भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे निकल सकते हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण की हम यहाँ चर्चा करेंगे कैसे रोका जा सकता है। तो पहला है आत्मसमर्पण द्वारा। आत्मसमर्पण के द्वारा हम बिना लड़े ही सामने वाले पक्ष की बात मान लें, बिना युद्ध किए ही सामने वाले पक्ष की बात मान लें तो युद्ध होगा ही नहीं, है ना, उनकी शर्तों पर हम तैयार हो जाएंगे। तो ये इस नुकसान को
जो है रोकने का एक उपाय है आत्मसमर्पण कर देना, जो कि कहीं ना कहीं शर्मनाक भी होता है एक देश के लिए। दूसरा जो उपाय है, युद्ध से के नुकसान की बढ़ा चढ़ाकर प्रचार करना, ताकि युद्ध हो ही ना। यानी उस युद्ध के बाद जो खतरा है या युद्ध के बीच मध्य में जो खतरा है, वो उस खतरे को इतना प्रचारित कर देना कि तुम ऐसा करोगे तो उससे ये नुकसान होंगे, ये नुकसान होंगे। जैसे कि शीत युद्ध में ऐसा लगता था कि दोनों महाशक्तियां सामने आमने सामने हैं और कभी भी आ जाएंगी और तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है, चाहे क्यूबा संकट हो या और भी संकट हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार पर्याप्त मात्रा में थे। तो ऐसा नहीं था कि सामने वाला हमला करता तो सिर्फ उसको ही नुकसान पहुंचता। उसके पास जिसको नष्ट कर रहे थे, जिस देश पर आक्रमण करता, उसके पास कितने भी नष्ट करने के बाद इतने हथियार तो बचे रहते कि वो सामने वाले को भी नेस्त नाबूद कर दे। तो शायद इसी खतरे की आशंका के चलते, और दूसरा था, ये तो था ही सही, साथ ही समस्त विश्व को, समस्त मानव जाति को इससे खतरा था। जैसा कि देखा था कि परमाणु बम जो गिराए गए थे अमेरिका के ने जापान के ऊपर, वो सिर्फ 15 किलोटन और 21 किलोटन के थे। वर्तमान में तो हजारों किलोटन में जो है परमाणु हथियार हैं, और एक नहीं है, हजारों की संख्या में है दोनों महाशक्तियों के पास। तो कोई भी ये साहस नहीं करेगा कि ऐसा करके अपने देश को तो डाल नहीं है, संपूर्ण मानव जाति को इस नुकसान में जो झोंक नहीं सकते। इसीलिए तीसरा विश्व युद्ध आज तक टला हुआ है। और जब भी ऐसी आशंकाएं होती तो सारा विश्व समुदाय एकजुट होकर उनको समझाता है कि ऐसा ना करें, इसके परिणाम गंभीर होंगे। तो दूसरा यह है कि युद्ध की आशंका को इतना प्रचारित करो कि वो युद्ध हो ही ना, कि भाई इतने खामियाजे भुगतने पड़ेंगे, भले युद्ध जीत भी जाओ तो भी। अगला है युद्ध में ताकत को बढ़ाना, यानी अपनी ताकत को इतना बढ़ा लो कि सामने वाला आपके ऊपर आक्रमण ही ना करे। शायद इसीलिए ये परमाणु हथियारों की जो दौड़ शुरू हो रही है, जो जखीरा बढ़ गया है, उसके मूल में यही भावना है कि हम अपने आप को पावरफुल, जैसे कि मैंने बताया था पिछले किसी वीडियो में कि जब भारत ने 1998 में अपना पोखरण परमाणु परीक्षण किया था, जस्ट उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपनी चलाई पहाड़ी पर परमाणु बम का जो है परीक्षण किया था, और ये भारत को संदेश दिया था कि सिर्फ तुम्हारे पास ही हथियार नहीं है, हमारे पास भी हथियार है। तो कहने का अर्थ है कि दोनों के पास जब ये पावर होती है, दोनों के पास बराबर हथियार है, तो कोई भी आक्रमण करने की खतरा मोल नहीं लेगा, क्योंकि नुकसान दोनों को ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपनी ताकत को इतनी बढ़ा दो कि सामने वाला हिम्मत ही नहीं करे आपके ऊपर आक्रमण करने की। इसको अपरोध का सिद्धांत कहते हैं कि युद्ध को रोकना। युद्ध को कैसे रोका जा सकता है? तो इन माध्यमों से जो है रोका जा सकता है। तो ये हो गया। ठीक है, चौथा है गठबंधन के द्वारा। गठबंधन के द्वारा भी जो है सुरक्षित की जा सकती है कि अगर कोई एक देश बहुत पावरफुल हो रहा है, जस्ट लाइक वर्तमान में अमेरिका, तो ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि बहुत सारे जो बहुध्रुवी विश्व होगा, उसमें कुछ देशों के गुट बनेंगे और वो सब गुट बन के उभर के सामने आएंगे और अमेरिका की शक्ति को कंट्रोल करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि शीत युद्ध के बाद 1945 के बाद जो नवोदित राष्ट्र थे वो इन महागठबंधनों में बन रहे थे, चाहे वो नाटो में शामिल हुए या बाहर सतर्क हुए। उसका कारण ही यही था, क्योंकि उनको पता था कि अकेले तो अपनी रक्षा करना संभव नहीं है। तो इन गुटों में अगर हम शामिल हो जाएंगे, बहुत सारे गुटों का गठबंधन बना लेते हैं, तो सामूहिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पैदा हो जाती है कि उस गुट में शामिल किसी भी एक, चाहे छोटे से छोटे देश पर कोई हमला करने से पहले सोचेगा, क्योंकि उस गुट में बहुत बड़े वाले लोग भी शामिल होंगे। तो गठबंधन के द्वारा भी इस खतरे को रोका जा सकता है। इस जो पारंपरिक धारणा के अंतर्गत जो सुरक्षा है उसको बरकरार रखा जा सकता है गठबंधन के द्वारा भी। लेकिन ये गठबंधन जो है समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, देश हित में परिवर्तित होते रहते हैं। हम बात करेंगे 1980 में अमेरिका ने जो है इस्लामिक उग्रवादी संगठनों को समर्थन दिया था सोवियत संघ के विरुद्ध में, और बाद में 2001 में जब अमेरिका के ऊपर उन्हीं इस्लामिक संगठनों ने आक्रमण किया था, तो उसने कितनी बड़ी कार्रवाई की थी अलकायदा के ऊपर और सभी इस्लामिक जो देशों में जाकर बहुत बड़ी संख्या में कार्रवाई की थी। तो कहने का अर्थ ये है, ये गठबंधन जो है समय परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखी ये धारणा कि जो है बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। अब इसके अंतर्गत क्या बाहरी आक्रमण से ही खतरा होता है देश को? क्या और कोई कारण नहीं है? अगर बाहर से होगा तो अंदर से खतरा नहीं है क्या? ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि आंतरिक सुरक्षा का फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? तो आंतरिक सुरक्षा की जब बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि सरकार का विषय नहीं है। किसी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सरकार जिम्मेदार होती है, पर बाहरी आक्रमण से रक्षा के लिए ऐसी कोई व्यवस्था अभी नहीं है कि
जिसमें हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ को आशा के साथ देखा जाता है, पर संयुक्त राष्ट्र संघ इस तरह के खतरे से निपटने में अभी सक्षम नहीं है। हम देखते हैं पारंपरिक धारणा की आंतरिक सुरक्षा की धारणा। पारंपरिक धारणा आंतरिक सुरक्षा। तो आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत जब ये राष्ट्र जो थे, यूरोपीय राष्ट्र थे 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो ये इनकी निगाह जो थी वो बाहरी खतरे के ऊपर थी, आंतरिक खतरे के ऊपर नहीं थी। ये सारा जोर जो है दूसरे ताकत से, अमेरिका सोवियत संघ से बचने के उपाय कर रहा था, सोवियत संघ अमेरिका से बचने के उपाय कर रहा था और हथियारों की दौड़ में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उनका ध्यान अपने देश के अंतर खतरों पर नहीं था। उनका ऐसा मानना था कि उनकी जो आंतरिक व्यवस्था है, आंतरिक सुरक्षा है, वो बहुत सशक्त है। और चूंकि आंतरिक सुरक्षा सरकार का विषय होती है, उस देश की सरकार का विषय होती है, तो वो सरकार उसको व्यवस्थित तरीके से निपटने में सक्षम होती है। पर ऐसा नहीं है, सिर्फ यही मूल नहीं था। जो उस समय यूरोपीय देश थे उनके अंदर भी असुरक्षा की भावना थी कि जो उपनिवेशवाद के बाद जो देश थे, जैसे कि उपनिवेश थे जो बहुत सारे, उनके अंदर जो उपनिवेशीकृत जो जनता थी उनसे उनको खतरा था कि उनके आंतरिक संघर्ष करें, वो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो वो जो देश थे जैसे ब्रिटेन वगैरह, उनको बड़ा खतरा था। 40 के दशक के बाद लगभग देशों ने स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी और आंदोलन हुए और स्वतंत्र होते गए, तो हिंसा भी हो रही थी, है ना। तो आंतरिक सुरक्षा का अर्थ ये था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहरी सुरक्षा का मुद्दा था, आंतरिक सुरक्षा का भी मुद्दा था। और वो मुद्दा था कि जो उपनिवेशीकृत जनता थी, उनको उपनिवेशों वाले जो राष्ट्र थे उनको उनसे खतरा था, और वो जो आम जनता थी उसको उपनिवेशवादी वाली शक्ति से खतरा था कि ये हमारे ऊपर आक्रमण कर दे। जो नवोदित हुए थे, राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे और वो गुटों में शामिल होने लगे थे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हम गुट में शामिल हो जाएंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे, अन्यथा ये जिस उपनिवेश से हम स्वतंत्र हुए हैं वो हमें फिर से अपने चंगुल में ले लेगा। पर ऐसा नहीं है, दोनों के लिए, जैसे यूरोपीय राष्ट्रों के लिए जो समस्या थी उसमें सेम वही समस्या नवोदित राष्ट्र जो स्वतंत्र हो रहे थे उनके सामने भी थी। क्योंकि उनको दो तरह की चीज़ों से सामना करना था। एक तो अपने पड़ोसी राष्ट्रों से, उनकी सीमा को लेकर बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो रहे थे, जैसे कि हमारा खुद का पाकिस्तान और भारत का कश्मीर को लेकर विवाद था, है ना। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो राष्ट्र, सभी के अपने आंतरिक सुरक्षा को लेकर समस्याएं थी, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सीमा विवाद या और जल विवाद और भी। उसके अलावा हम बात करें तो उनको उन उपनिवेशों से भी खतरा था कि हम अभी नवोदित हुए हैं, इनमें शामिल होगा, ऐसा ना हो कल को ये बड़े देश हमें फिर से अपना उपनिवेश बना ले। तो खतरे की संभावना उस समय पर्याप्त थी। आंतरिक धारणा का अर्थ होता है आंतरिक रूप से जो संघर्ष चलता है, जो हिंसा होती है, उससे रक्षा करना। तो इसमें कुछ उग्रवादी संगठन भी होते हैं, अलगाववादी संगठन भी होते हैं जो अलग राष्ट्र होने की मांग करते हैं। जैसे कि भारत को जो एक खालिस्तान के रूप में एक बहुत बड़ा वो जो आंदोलन जो है देखने को मिला था, जो उग्रवादी आंदोलन हुआ था खालिस्तान को लेकर 1985 से 95 तक, है ना। सिख जो लोग थे वो अलग खालिस्तान की मांग कर रहे थे। और इनको कौन सपोर्ट करता है? जो हमारे पड़ोसी शत्रु देश होते हैं। पाकिस्तान के ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए थे कि वो उन लोगों को हथियार और वित्तीय सहायता दे रहा है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो मुद्दा चल रहा था उस समय, इधर बाहरी सुरक्षा का था, बाहर आए आक्रमण से, उधर आंतरिक सुरक्षा था। आंतरिक सुरक्षा में कौन कौन से आते हैं? अपनी अंदर पड़ोसी राष्ट्रों से, पड़ोसी राष्ट्रों से आ जाता है, पड़ोसी राष्ट्रों के सीमा विवाद को लेकर था, ठीक है, विवाद को लेकर था। और दूसरा जो है कैसा था? आंतरिक अलगाववाद, आंतरिक अलगाववाद से खतरा। तो ये दोनों तरह के खतरे थे कि एक तो वो उधर जूझ रहे थे बाहरी आक्रमण से रक्षा को लेकर, और इधर इनके खुद के पड़ोसी राष्ट्र कहीं ऐसा नहीं हो कि चिंगारी बिठा दें और हमारी जनता को भड़का दें और हमें एक अलग राष्ट्र को बनाने के लिए फूट पैदा करवा दें। तो इस तरह की सुरक्षा की समस्याएं चल रही थी। और वर्तमान में अगर देखें तो 95 के बाद लगभग 200 ऐसे केस हुए हैं जो कि सिर्फ आंतरिक गृह युद्ध को लेकर है। वर्तमान में गृह युद्धों की जो 1945 से लेकर तो अब तक गृह युद्ध जो है बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जो कि पहले इतने नहीं थे, पहले इसके मुकाबले इतने ज़्यादा नहीं थे जितने अभी बड़े हैं।
तो सभी जगह बढ़े, चाहे वो चेचन्या हो, रूस हो, सोवियत संघ के चेचन्या हो, यूगोस्लाविया हो, अल्बानिया हो, इन सब में आंतरिक संघर्ष चल रहे थे और उसमें वो हिंसक स्वरूप पे होता है। तो सरकार को किसी देश को दो तरफ का जो है सामना करना पड़ता है, एक अपने देश के भीतर और एक देश के बाहर, ठीक है। तो ये हम आंतरिक सुरक्षा की धारणा जो है पढ़ रहे थे। ऐसे ही जो उपनिवेशों की अपन बात करें तो 1950 के दशक में ब्रिटेन को सामना करना पड़ा और केन्या में भी उसको सामना करना पड़ा। तो ये कुछ ऐसे घटनाक्रम थे कि जो उपनिवेश थे उनमें अंदर असंघर्ष चल रहा था, उनमें अंदर आक्रोश चल रहा था और उन्होंने आंदोलन को हवा दे दी। तो ये सुरक्षा की पारंपरिक बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की अवधारणा हमने देखी। कल अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम अपारंपरिक देखेंगे, खतरे के नए स्रोत देखेंगे कि क्या खतरा सिर्फ बाहरी सुरक्षा से ही है, बाहरी देशों से आक्रमण से ही है, या हमारे अंदर संघर्षरत जो जनता है, जो हिंसा उत्पन्न करती है, अलगाववादी है, उनसे है, या खतरे के और भी स्रोत हैं। तो ये तो हमने पारंपरिक की बात की थी। जब अपारंपरिक की बात करेंगे तो खतरे के बहुत स्रोत विकसित हैं और ये विवादित मुद्दा तो है ही, खतरा किस किस से है, हर चीज़ से खतरा है। तो हम केंद्रीय मूल्यों की बात कर रहे हैं कि देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता, संप्रभुता को जिनसे खतरा हो वो हम पारंपरिक सुरक्षा के उसमें लेते हैं, ठीक है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और जो है आगे बढ़ते रहिए। यही हमारा अभी तरीका होने वाला है। कब तक आपके विद्यालय विधिवत लगेंगे अभी कुछ ऐसा निर्देश नहीं मिले हैं, लेकिन हम सब अभ्यस्त हो रहे हैं। ये कोरोना जो है कहीं ना कहीं कुछ बुरा लेकर आया है, कुछ अच्छा भी लेकर आया है। आज हम इस टेक्निक से जैसे बात करें कि कोई बहुत से विद्यालय ऐसे होते थे जो शिक्षक विहीन थे, कि सभी सब्जेक्ट के शिक्षक जो दूर दराज के गाँव हैं उनमें नहीं होते थे, लेकिन आज हम इस ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हर सब्जेक्ट को विशेषज्ञों के द्वारा आराम से पढ़ रहे हैं, वीडियो के माध्यम से, डिजिलैब के माध्यम से, है ना। तो ये सब, और ऐसे हम जैसे लोग भी बहुत सारे पढ़ा रहे हैं। तो ये एक अवसर भी है कि आपको दूर दराज में बैठकर भी दूर दूर के विशेषज्ञों द्वारा अपना जो है मार्गदर्शन मिल रहा है। तो इसको एक अवसर के रूप में लें। हर पहलू के हर व्यक्ति उसकी स्थिति के दो पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। गिलास आधा भरा है, जो सकारात्मक सोचते हैं वो कहते हैं गिलास आधा भरा है, जो नेगेटिव लोग हैं वो कहते हैं आधा खाली। तो हम ये कोरोना को आधे भरे हुए गिलास के रूप में लेंगे, ना कि खाली के रूप। दोष देना बंद करें, अपना पूरा जो ऊर्जा है वो पूरी पढ़ाई में लगा दें। और कुछ भी हो, कोरोना कुछ भी हो, पर हमें आगे बढ़ना है और अपना रिजल्ट सुधारना है। इसी के साथ नमस्कार।